ये कहानी है रेत को सोने में बदलने की। ये कहानी है दूरदर्शी नेतृत्व, साहसिक फैसलों और उस अटूट विश्वास की जिसने एक बंजर रेगिस्तान को दुनिया के सबसे भविष्यवादी और आलीशान शहर में बदल दिया। जहाँ कभी सिर्फ तपती रेत, खजूर के पेड़ और मोती खोजने वाले गोताखोर थे, आज वहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें, इंसानों द्वारा बनाए गए द्वीप और सपनों को हकीकत में बदलती एक चमकती हुई स्काईलाइन। दुबई सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं बल्कि एक विचार है। ये विचार कि अगर इरादे बुलंद हो तो कोई भी सीमा असंभव नहीं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे संघर्ष, रणनीति और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है। आइए वक्त को रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव दुनिया के नक्शे पर एक चमत्कार बनकर उभरा। आज का दुबई भले ही आधुनिकता का प्रतीक हो, लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि 7000 साल पहले यह इलाका एक हरा भरा मैंग्रोव दलदल था। समय के साथ जलवायु बदली और रेत ने इस भूमि को ढक लिया। यहाँ कांस्य युग में मगन सभ्यता के लोग रहते थे जो तांबे के व्यापार के लिए मशहूर थे। सदियों तक ये इलाका खानाबदोश कबीलों का घर रहा। 7वीं सदी में इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना, खजूर उगाना और सबसे बढ़कर मोती के लिए गोताखोरी करना बन गया। यहाँ के मोती इतने बेशकीमती थे कि वेनिस के व्यापारी गास्पारो बाल्बी ने 1590 में इनकी खूब प्रशंसा की थी। ये छोटा सा इलाका दुनिया के व्यापार मार्गों पर एक मामूली पड़ाव था। मॉडर्न दुबई की नींव 1833 में रखी गई। ये साल एक ऐतिहासिक मोड़ था जब बनियास कबीले के लगभग 800 लोग मखदूम बिन बुट्टी के नेतृत्व में अबू धाबी से आकर दुबई क्रीक के मुहाने पर बस गए। ये प्राकृतिक बंदरगाह व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान था। यहीं से अल मखदूम राजवंश की शुरुआत हुई जो आज भी दुबई पर शासन करता है। 19वीं सदी में समुद्री डाकुओं से बचने और व्यापार को सुरक्षित करने के लिए दुबई ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक समझौता किया, जिससे ये क्रूशियल स्टेट्स का हिस्सा बन गया। शासकों ने एक दूरदर्शी कदम उठाया। उन्होंने विदेशी व्यापारियों को टैक्स फ्री व्यापार करने की सुविधा दी। इससे ईरान और भारत के व्यापारी यहाँ खींचे चले आए और दुबई धीरे धीरे एक क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र बनने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में दुबई का मोती उद्योग अपने चरम पर था। दुबई क्रीक मोतियों का व्यापार करने वाला जहाज़ों से भरा रहता था। लेकिन 1930 के दशक में दो बड़ी आपदाएं आईं। 1929 की महामंदी, जिसने लग्जरी वस्तुओं की मांग खत्म कर दी, और जापान द्वारा कृत्रिम मोती का आविष्कार, जिसने प्राकृतिक मोतियों के बाजार को रातों रात तबाह कर दिया। दुबई की अर्थव्यवस्था ढह गई और लोग गरीबी में डूब गए। ये दुबई के इतिहास का सबसे बड़ा सबक था। सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहना खतरनाक है। ये सबक भविष्य की नींव बनने वाला था। 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने सत्ता संभाली। उन्हें आधुनिक दुबई का पिता कहा जाता है। उन्होंने डूबती अर्थव्यवस्था को देखकर एक सपना देखा। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, मेरे दादा ऊंट पर चलते थे, मेरे पिता ऊंट पर चलते थे, मैं मर्सिडीज में चलता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर में चलेगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर में चलेगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट पर चलेगा। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब था कि अगर तेल पर मिली दौलत का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां वापस गरीबी में चली जाएंगी। उन्होंने तेल मिलने से पहले ही दुबई के भविष्य में निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने दुबई क्रीक को गहरा करवाया ताकि बड़े जहाज आ सकें और व्यापार को बढ़ावा दिया। 1966 में तेल की खोज हुई। ये एक लॉटरी जैसा था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि ये लॉटरी हमेशा नहीं चलेगी। उन्होंने तेल से मिले पैसों का इस्तेमाल तेल पर निर्भरता खत्म करने के लिए किया। 1971 में ब्रिटिश सेना वापस चली गई और दुबई ने 6 अन्य एमिरेट्स के साथ मिलकर संयुक्त अरब एमिरेट्स का गठन किया। शेख राशिद इसके उपराष्ट्रपति बने। अब दुबई ने दुनिया को हैरान करने वाले प्रोजेक्ट शुरू किए।
जेबल अली पोर्ट 1979 ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह बन गया। इसके साथ ही जेबल अली फ्री जोन यानी जफ्जा बनाया गया, जहां विदेशी कंपनियों को 100% मालिकाना हक और ज़ीरो टैक्स की सुविधा दी गई। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने दुनिया भर की कंपनियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एमिरेट्स एयरलाइन 1985 जब सलाहकार कह रहे थे कि ये घाटे का सौदा होगा, तब दुबई ने अपनी एयरलाइन शुरू की। आज एमिरेट्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है और दुबई को दुनिया के हर कोने से जोड़ती है। ये दुबई के बिल्ड इट एंड दे विल कम दर्शन की शुरुआत थी। शेख राशिद के बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस विजन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने दुबई को सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं बल्कि एक वैश्विक पर्यटन, मनोरंजन और वित्तीय केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा। इसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। बुर्ज अल अरब 1999 दुनिया का पहला 7 स्टार होटल जो दुबई की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बना। पाम जुमेरा 2001 समुद्र में बनाया गया ताड़ के पेड़ के आकार के द्वीप जिसने इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़ दिया। बुर्ज खलीफा 2010 यानी 828 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान जब ये प्रोजेक्ट संकट में था, तब अबू धाबी ने $10 बिलियन की मदद की। इसी सम्मान में इसका नाम अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नाम पर बुर्ज खलीफा रखा गया। दुबई ने मीडिया सिटी, इंटरनेट सिटी, दुबई मॉल और स्की दुबई रेगिस्तान में इंडोर स्की रिसोर्ट जैसे प्रोजेक्ट से दुनिया को हैरान कर दिया। आज दुबई की लगभग 90% आबादी प्रवासियों की है जो 200 से ज़्यादा देशों से आते हैं। ये शहर सहिष्णुता और अवसरों का प्रतीक है। तेल अब इसकी अर्थव्यवस्था का सिर्फ 1% से भी कम का हिस्सा है। दुबई अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। 2040 अर्बन मास्टर प्लान के तहत ये शहर खुद को और भी हरा भरा और टिकाऊ बना रहा है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जैसी इमारतें दिखाती हैं कि दुबई हमेशा भविष्य की ओर देख रहा है। अब उसकी नज़रें स्पेस टूरिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। दुबई की कहानी सिर्फ ऊंची इमारतों और दौलत की कहानी नहीं है, ये एक रेगिस्तान समुदाय के लचीलेपन, एक नेतृत्व की दूरदर्शिता और असंभव को संभव बनाने की मानवीय इच्छा शक्ति का प्रमाण है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन अगर अब तक आपने ग्लोबल दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों और लव वंस के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद।